इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये हमारे भारत के, वर्ल्ड के पूरे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से कैसे करके पूरी दुनिया लड़ाई लड़ सकती है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। प्लांटिंग स्कीम जो चलाई जा रही हैं, इनमें कौन कौन सी कमियां हैं, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। देखिए, आज के समय में क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ना है तो पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पेड़ एक तो हमें काटने से बचाना सबसे पहली बात। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि हम पेड़ लगा भी रहे हैं तो हमें समझना होगा कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं, ऐसा ना हो कि जहाँ जो लोकल चीज़ें उगने वाली थी उनको दबाना चालू कर दें। मतलब हमारी जो प्लांटेशन की स्कीम है ना, उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। जैसे कि यदि हमें टैकल करना है बहुत सारी समस्याओं को, ठीक है, तो इसके लिए एडुकेट फाइनेंसेस की ज़रूरत है। दूसरी नंबर की बात है एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात यह है टेक्निकल कंसिडरेशन की ज़रूरत होना पड़ती है। इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी हमें देना पड़ेगा। किन किन चीज़ों की? एक तो हमारे पास में पर्याप्त रुपया पैसा हो। दूसरी नंबर की बात यह है लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरे नंबर की बात यह है यहाँ पर टेक्निकल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। आज के समय में आप इस प्रकार की जो पिक्चर है ना, ज़रूर देखे होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार भी इस मामले में आज के समय में ऐसी हो गई है कि पर्यावरण क्लियरेंस के लिए जो टाइम लगता था ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उसको अब उसने और भी आसान कर दी है। कोई भी प्रोजेक्ट को अब थोड़ी आसानी से कहना चाहिए चालू किया जा सकता है, पार्टिकुलरली यदि वो प्रोजेक्ट कहीं फॉरेन वाले एरिया से जा रहा है। अंडमान निकोबार में आप कहना चाहिए डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, तो उससे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ये चीज़ सरकार भी अच्छी तरह समझती है। अभी दिल्ली की बात करें, चाहे वो मुंबई की बात करें, जहाँ पर सरकारों ने ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ से हम हाईवे बनाने वाले हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर कहीं कोई लॉज खोल लेगा, कहीं कोई होटल खोल लेगा, इस प्रकार के काम हम देखते आए हैं प्रायः। तो आज के समय में फॉरेस्ट लैंडस्केप एकदम डिग्रेडेड हो जा रहा है, क्योंकि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम अनकंट्रोल्ड एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, जिसके चलते चलते हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप का डिग्रेडेशन हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अंदाज़ा लगाया है कि वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। 20वीं शताब्दी से ही यदि हम बात करें, जब से चालू हुई है तब से लेकर के आज तक 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है फॉरेस्ट का, वो ख़त्म हो चुका है। अब 2021-2030 की हम बात करें, इसको हम कह रहे हैं डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 से 2030 का जो दशक है, 10 साल का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड माना जा रहा है कि भाई हम थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें, दुनिया को जागरूक करें, नेताओं को थोड़ा सा जागरूक करें। इसलिए इसको घोषित किया गया था डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये चीज़ घोषित करी गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एंड बोला जा रहा है कि दिस टारगेटेड द रिस्टोरेशन ऑफ 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो डिग्रेडेड लैंड है, जिनकी कहना चाहिए कटाई हो चुकी है, जो ख़राब लैंड हो चुका है, 300 मिलियन हेक्टेयर को हम फिर से रिवाइव करेंगे एंड जनरेट करेंगे 9 ट्रिलियन क्या चीज़ जनरेट करेंगे 9 ट्रिलियन इन इकोसिस्टम सर्विसेज। साथ ही साथ एडिशनल 13 गीगावाट से लेकर के 26 गीगाटन ऑफ 13 गीगाटन से 26 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस जो छोड़ी जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसको कहना चाहिए हम
रोकेंगे। अब इस प्रकार के कदम यदि उठाए जाते हैं तो इससे कौन कौन सा फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें इंक्लूड किया जा रहा है बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को। इसका मतलब ये है, इस मैकेनिज़्म के माध्यम से हम स्टोर करेंगे एंड रिमूव करेंगे CO2 को एटमॉस्फेयर में। CO2 को पेड़ पौधे क्या है, स्टोर करके रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से बचाते हैं, इससे एटमॉस्फेयर हमारा गर्म नहीं होता है। अब इसके लिए मास लेवल पर ट्री प्लांटिंग का काम चल रहा है, ठीक है। ये एक सिल्वर बुलेट की तरह काम करेगा ताकि हम टैकल कर सकें क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को ग्लोबली। इसके लिए गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं एंड जो इंडिविजुअल लोग हैं काफ़ी आगे आ रहे हैं, और कहना चाहिए प्लांटेशन के बहुत सारे ड्राइव्स ये लोग चला रहे हैं। ये जो पेड़ पौधे रहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को स्थापित करने में मदद करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर KM मुंशी ने लॉन्च किया था वन महोत्सव, जिसको इंग्लिश में फेस्टिवल ऑफ ट्रीज बोला जाता है, जुलाई 1950 में। तभी से इंडिया हैज़ बीन रिलीजियसली सेलिब्रेटिंग दिस प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटिंग। ये वन महोत्सव स्थापित किया गया था ताकि हम जो है ट्री का प्लांटेशन कर सकें। एनुअली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में। इस प्रकार के जो एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल नॉट ओनली मोटिवेटिंग पीपल, इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो टेंजिबल रिजल्ट है जैसे कि फॉरेस्ट एरिया कवर को बढ़ाना, इस प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे कि स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, अलग अलग प्रकार के ड्राइव चलाना एंड हेडलाइन ग्रैबिंग कैंपेन है। इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं ट्री प्लांटिंग के, ये बोथ ग्लोबली एंड नेशनल लेवल पर चलाए जा रहे हैं। इससे अट्रैक्शन मिलता है मीडिया को, साथ ही साथ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ताकि वो फुलफिल कर सकें अपने उद्देश्य को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरी जो दुनिया है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कितना आगे आ रही है। अब पूरी देश दुनिया में बहुत सारे स्कीम चलाई जा रही हैं, चाहे वो इंडियन स्टेट, जैसे कि 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रहा है, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना है, 10 बिलियन ट्री टू सुनामी पाकिस्तान है, एंड बॉर्न चैलेंज है जिसके माध्यम से 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड एरिया है, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक, एंड 300 मिलियन हेक्टेयर एरिया को हम रिस्टोर करेंगे 2030 तक। बहुत सारे ऐसी ड्राइव हैं जो कि वेलकम करने योग्य हैं। लेकिन स्कीम तो चलाई जा रही हैं, फिर भी इनकी आलोचनाएं क्यों करी जा रही हैं? क्योंकि इसमें लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स है। आपने पौधे तो लगा दिए लेकिन दोबारा आप झांकने तक नहीं जाते हैं कि वो सूखा है कि मर गया है। साथ ही साथ आप मोनोकल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मोनोकल्चर को प्रमोट करने का मतलब ये है कि भाई आप जो है वैरायटी है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मोनोकल्चर मतलब एकल फसल उत्पादन। कृषि की एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक ही फसल को कई सालों तक एक ही ज़मीन पर उगाया जाता है। इसमें एक खेत में एक तरह की फसल, ठीक है, को एक खास समय पर उगाया जाता है, आमतौर पर पूरे कृषि मौसम में। मोनोकल्चर की कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि गेहूँ है, मकई है, सेब के बगीचे हैं। इस प्रकार से ये मोनोकल्चर है। तो मोनोकल्चर को आपको प्रमोट नहीं करना है। इसलिए तो बोलते हैं इस प्रकार के जो इनिशिएटिव अपनाए जा रहे हैं ये उतने ज़्यादा कार्बन सिक्वेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के ड्राइव जो चलाए जा रहे हैं उसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट लोग बोलते हैं इकोलॉजी को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लोकेलिटी को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस एरिया में मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं। साथ ही साथ
लिटिल इन्वॉल्वमेंट रह रहा है पीपुल्स का वेरियस ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम में। ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं वैज्ञानिक लोगों का, पर्यावरणविदों का। एक स्टडी है, ठीक है, जो कि जोसेफ वेल्डमैन के द्वारा कहना चाहिए बताई गई है। इसमें बोला गया है कि एक्सेप्ट फॉर डिफॉरेस्टेड एरियाज, ठीक, ट्री प्लांटिंग इन सर्टेन लोकेशन सच एज ग्रासलैंड एंड एनिमल हैबिटाट। अब डिफॉरेस्टेड एरिया है, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं वहाँ पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ग्रासलैंड में करेंगे, एनिमल हैबिटाट में की बात करें, तो इससे क्या होगा? इससे बाकी के जो प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल हैबिटाट प्रभावित होता है, साथ ही साथ जो इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित होता है। एंड इससे वाइल्ड फायर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है एंड ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से विलियम बॉर्डन, उनके जो कॉलेजियस हैं, उनकी स्टडी में बोला था कि इस प्रकार के जो लैंड्स होते हैं, देखिए ये हाईली प्रोडक्टिव एंड बायोडाइवर्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लाइव स्टॉक एंड पीपल्स को। तो यहाँ पर यदि प्लांटेशन का काम किया जा रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लांटिंग किया जा रहा है यदि, तो ठीक है, जो मल्टी फ्लैरियस एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमको क्या काम करना है? पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स अपनाना है, मॉनिटरिंग करते रहना है ट्री की ग्रोथ को, जो कि ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स में बहुत कम ही हमको देखने को मिलता है। एंड मोर स्पेसिफिकली इन दोज प्रोग्राम विच आर नॉट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम जो कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। इंडिया के चैलेंज की यदि हम बात करें, इंडिया एंड अमेरिका, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इंडिया केवल एकमात्र G20 कंट्री है जिसने फुलफिल किया है इसके कमिटमेंट को पेरिस एग्रीमेंट के चलते चलते। अश्विनी चौबे ने बोला था कि इंडिया ने अचीव कर लिया है एडिशनल कार्बन सिंक 1.97 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का। वहीं इंडिया में लॉस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो इसका फॉरेस्ट है वो इंक्रोचमेंट में है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर कब्जा कर रहा है। लगभग 27.5 करोड़ जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कहना चाहिए निर्भर हैं। एंड लगभग 5.7 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड है ये अभी तक लॉस्ट हो चुका है नॉन फॉरेस्टरी पर्पस से। कैसे? खेती किसानी हो रही है, कहीं फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, कहीं रेल की पटरी बिछा रहे हैं, कहीं खंभे गड़ाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि भारत चाहता है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिगॉर्डेड फॉरेस्ट है 2030 तक रिस्टोर करना चाहें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ आगे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि जागरूकता अभियान है, सोशल मीडिया एंड जो लोकल कम्युनिटी की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।